नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्जाम वॉरियर में। तो एग्जाम वॉरियर आपके लिए लाया है टेस्ट सीरीज। ये जो टेस्ट सीरीज है ये परम आईएएस का टेस्ट सीरीज है। जैसे कि मैंने आप सबको बताया था कि हमारे चैनल पर टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल करवाए जाएंगे, तो इसी के अंतर्गत हम आपके लिए लाए हैं टेस्ट सीरीज का नंबर 1। टेस्ट नंबर 1 है आपको, और ये परम आईएएस का टेस्ट सीरीज है। आपको बता दूं, ये परम आईएएस का टेस्ट सीरीज है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, 150 मार्क्स का है, और आपको बता दें कि 68 बीपीएससी के लिए फर्स्ट टेस्ट सीरीज है। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एग्जाम वॉरियर का चैनल है, और यहाँ पर आपको ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एमसीक्यूज करवाए जाएंगे, टेस्ट सीरीज करवाई जाएंगी, चाहे वो बीपीएससी हो, बिहार दरोगा हो, बीएसएससी हो, बिहार पुलिस हो, बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, सबके लिए आपको यहाँ पर कंटेंट उपलब्ध करवाए जाएंगे, करंट अफेयर्स करवाए जाएंगे। तो आज हमें देखना है परम आईएएस का टेस्ट सीरीज नंबर 1 68 बीपीएससी के लिए। और मैं आपको बता दूं कि ये जो है ना, अभी जितने भी एग्जाम होने वाले हैं बिहार में, लाइक बीपीएससी तो के लिए तो ये है ही, और बीएसएससी, फिर बिहार दरोगा, सबके लिए जो टेस्ट सीरीज का जो ये बुकलेट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो आप इसे बिल्कुल भी मिस नहीं करिएगा, और मैं आपको बिल्कुल एनालाइज वे में पढ़ाऊंगी। 150 क्वेश्चन है इसमें, और मैं कोशिश करूंगी कि इस एक ही वीडियो में ये पूरा का पूरा मैं कवर कर दूं आपको। तो आइए, बिल्कुल भी हम समय बस वेस्ट नहीं करते हैं, समय को व्यर्थ किए बिना हम इस टेस्ट सीरीज को देख लेते हैं। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। आप अगर चाहेंगे तो मैं इंग्लिश वाला भी करवा दूंगी, फिलहाल मैं अभी, मुझे हिंदी के लिए बोला गया है तो मैं हिंदी स्टार्ट करती हूँ। तो इस टेस्ट सीरीज में आपको मैं बता दूं कि जो पहला प्रश्न है, वो पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध शासक मेदिनी राय किस वंश से संबंधित थे? और आपके ऑप्शंस है चेरो राजवंश, सेना राजवंश, पाल राजवंश, कर्नाटक राजवंश, और बीपीएससी का ई ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। अगर आपको पता है तो इसको कमेंट में जरूर बताइएगा, या फिर लाइव चैट में बताइए। मैं एक बार क्वेश्चन फिर पढ़ रही हूँ, प्रसिद्ध शासक मेदिनी राय किस वंश से संबंधित थे? चेरो राजवंश, सेना राजवंश, पाल राजवंश, कर्नाटक राजवंश, या ऑप्शन ई? तो इसका हम लोग एनालाइज आंसर जो है वो देख लेते हैं। तो ये रहा आपका एनालाइज आंसर। तो प्रसिद्ध शासक जो है मेदिनी राय जो है चेरो राजवंश से संबंधित थे। ठीक है, अब इसको मैं पढ़ देती हूँ। मेदिनी राय चेरो राजवंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था, जो एक छोटा आदिवासी राज्य था। ठीक है, मध्यकाल में बिहार में कई छोटे आदिवासी राज्यों का उदय हुआ। सारण, शाहाबाद, भोजपुर, चंपारण, पलामू और मुजफ्फरपुर जिलों में चेरो ने अपने शक्तिशाली राज्य स्थापित किया, और उन्होंने लगभग 300 वर्षों तक शासन किया। मेदिनी राय ने अपने राज्य का विस्तार गया, दाऊदनगर, अरवल, रामगढ़ तक किया। 1634 के अंत में राय की मृत्यु हो गई, और उनके बेटे राजा प्रताप राय ने उनकी गद्दी संभाली। अंत में चेरो राजवंश को मुगल साम्राज्य में शामिल कर लिया गया। तो ये जो चेरो राजवंश के बारे में है, थोड़ा एनालाइज वे में मैंने इसको पढ़ दिया है। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं और अपना सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। आयुर्वेद का सबसे पुराना संहिताबद्ध दस्तावेज कौन सा है? आपको बताना है कि आयुर्वेद का सबसे पुराना संहिताबद्ध दस्तावेज कौन सा है। ये मैं आपको टिक आउट कर देती हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो आप कमेंट में मुझसे कांटेक्ट कर लेंगे। कमेंट में आप बता दीजिएगा, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो भी मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगी। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं, आयुर्वेद का सबसे पुराना संहिताबद्ध दस्तावेज कौन सा है? तो आपको ऑप्शन देख लेना है, तैत्तिरीय संहिता, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, मैत्रायनी संहिता, और ऑप्शन ई। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ देती हूँ, आयुर्वेद का सबसे पुराना संहिताबद्ध दस्तावेज कौन सा है? तैत्तिरीय संहिता, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, मैत्रायनी संहिता। ठीक है, और ऑप्शन ई। तो आपका जो सही आंसर है वो आपका सही आंसर है चरक संहिता। कौन सा फ्रेंड्स? चरक संहिता। आयुर्वेद का सबसे पुराना संहिताबद्ध दस्तावेज चरक संहिता है। चरक संहिता आंतरिक चिकित्सा से संबंधित है। आत्रेय के माध्यम से चरक परंपरा का अवतरण हुआ, और आयुर्वेद की उत्पत्ति वैदिक काल से ही चली आ रही है। ठीक है, तो हमने सेकंड नंबर का क्वेश्चन देख लिया है। अब हमारे पास है थर्ड नंबर का क्वेश्चन, किस शिलालेख में पहली बार अशोक नाम का उल्लेख हुआ है? तो आपको बताना है कि कौन सा शिलालेख है जिसमें प्रथम बार अशोक नाम का उल्लेख हुआ है। कलिंग शिलालेख, सोपरा शिलालेख, गिरनार शिलालेख, मॉस्की शिलालेख, और ऑप्शन ई। तो इसका आंसर भी हम लोग देख लेते हैं। तो ये जो है मस्की शिलालेख। कौन सा शिलालेख फ्रेंड्स? मस्की शिलालेख। और इसका जो डिटेल में एनालाइज किया हुआ इसको मैं पढ़ देती हूँ।
तो हमारा जो पहला पॉइंट है उसमें लिखा है मस्की भारत के कर्नाटक राज्य के रायचूर जिले में एक पुरातात्विक स्थल है। यह मस्की नदी के तट पर स्थित है जो तुंगभद्रा की एक सहायक नदी है। 1915 में सी बिडॉन द्वारा सम्राट अशोक की एक लघु शिलालेख की खोज के साथ यह स्थल प्रमुखता में आया। यह सम्राट अशोक का पहला शिलालेख था जिसमें पहले के शिलालेखों के बजाय इसमें अशोक नाम शामिल था, जिसमें उन्हें देवनाम प्रिय प्रियदर्शी कहा गया है। देखिए एक क्वेश्चन आपको और दिख गया कि देवनाम प्रियदर्शी भी इसमें इसको अशोक को कहा गया है। इस आदेश से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में देवनाम प्रिय प्रियदर्शी के नाम से पहले मिले कई शिलालेख सम्राट अशोक के थे। शिलालेख को दुर्गा दा गुड्डा की चट्टान पर उकेरा गया है जो कि साइट पर मौजूद गणिशिक आउटक्रॉप्स में से एक है। एक सेकेंड फ्रेंड्स, ओके ठीक है। अगला जो हमारा पॉइंट है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 4th नंबर का क्वेश्चन है। तीसरी बौद्ध संगति किस स्थान पर हुई थी? आपको बताना है तीसरी बौद्ध संगति किस स्थान पर हुई थी। फटाफट से मैं वेट कर रही हूँ, आप लाइव चैट में बता दीजिए। पाटलिपुत्र, राजगृह, वैशाली, कुंडलवन। और ऑप्शन ई, आपको बताना है कि तीसरी बौद्ध संगति किस स्थान पर हुई थी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है पाटलिपुत्र। कौन सा फ्रेंड्स? पाटलिपुत्र। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। 5वां नंबर का प्रश्न है, सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? 226 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व, 426 ईसा पूर्व, 526 ईसा पूर्व, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपको बता दें कि बी ऑप्शन सही है, 326 ईस्वी पूर्व। ठीक है, आइए इसका एनालाइज जो है इसको हम पढ़ लेते हैं। सिकंदर महान, जिसे सिकंदर तृतीय या मैसेडोनिया के सिकंदर के नाम से भी जाना जाता है, का जन्म 356 ईस्वी पूर्व में पेला मैसेडोनिया में हुआ था। वह मैसेडोनिया 336 to 323 ईसा पूर्व का राजा था जिसने फारसी साम्राज्य को उखाड़ फेंका। उन्होंने अपने शासन के अधिकांश वर्ष एशिया और पूर्वोत्तर अफ्रीका के माध्यम से एक अभूतपूर्व सैन्य अभियान पर बिताए और 30 साल की उम्र तक उन्होंने ग्रीस से उत्तर पश्चिमी भाग तक फैले प्राचीन दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक बना लिया। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। सिंधु नदी को पार करने के बाद वह तक्षशिला की ओर बढ़ा। फिर उसने झेलम और चिनाब नदियों के बीच के राज्य के शासक राजा पोरस को चुनौती दी। भारतीयों को भीषण युद्ध हाइडस्पेस की लड़ाई में पराजित किया गया था। ठीक है, कुछ पॉइंट्स और हैं। सिकंदर ने पोरस पर कब्जा कर लिया और अन्य स्थानीय शासकों की तरह जिन्हें उसने हराया था उसे अपने क्षेत्र पर शासन जारी रखने की अनुमति दी। सिकंदर भारत में 19 महीने तक रहा जो युद्ध से भरा हुआ था। जुलाई 325 ईसा पूर्व में सिकंदर और उसकी सेना घर के लिए पश्चिम की ओर लौट आई। 13 जून 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में उसकी मृत्यु हो गई। आप याद रखेंगे उसकी मृत्यु कब हुई थी? 323 ईसा पूर्व। कहाँ पे हुई थी? बेबीलोन में उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 6ठा नंबर प्रश्न। मौर्य साम्राज्य प्रांत अवंतीपत की राजधानी का नाम क्या था? मौर्य साम्राज्य प्रांत अवंतीपत की राजधानी का नाम आपको बताना है। तक्षशिला, सुवर्णगिरी, मगध, उज्जैन, या फिर ऑप्शन ई। तो आपको बता दें इसमें हो जाएगा आपको उज्जैन। आइए इसका हम एनालाइज देख लेते हैं। मौर्य साम्राज्य के प्रांतों के नाम अशोक के शिलालेख पर मिलते हैं जिनका उल्लेख उनकी राजधानी के साथ नीचे किया गया है। मध्य प्रांत मगध, पूर्वी प्राच्यपद तोशाली कलिंग, दक्षिणपथ सुवर्णगिरी, पश्चिमी अवंतीपथ उज्जैन, उत्तर पथ तक्षशिला। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 7वां नंबर प्रश्न, आपकी स्क्रीन पर है आपके सामने। चलिए मैं इस प्रश्न को पढ़ देती हूँ। दिल्ली सुल्तान के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? दिल्ली सुल्तान के किस वंश ने सबसे कम समय तक इन्होंने शासन किया? कौन सा वंश था फ्रेंड्स? तुगलक वंश, लोधी वंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश, या ऑप्शन ई। तो आपको बता दें ये जो वंश है ना फ्रेंड्स, ये है खिलजी वंश। ठीक है, आइए हम इसका एनालाइज भी देख लें। ये रहा इसका एनालाइज आपके सामने आपके स्क्रीन पर। भारत के इतिहास में
1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी के बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत काल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, 300 से अधिक वर्षों की इस अवधि के दौरान दिल्ली में 5 राजवंशों ने शासन किया। ठीक है, आपको बता दें पहला कौन था, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। ठीक है, गुलाम वंश का अगर हम काल बताएं तो 1206 से 1290, एक सेकेंड फ्रेंड्स, 1206 से 1290। ठीक है, खिलजी वंश का क्या था, 1290 से 1320, तुगलक वंश का 1320 से 1413 और सैयद वंश का 1451 और लोधी वंश का 1451 से 1526। उसके बाद लोधी वंश की समाप्ति होती है बाबर के द्वारा और मुगल वंश की स्थापना होती है। इसलिए उपरोक्त समय रेखा से स्पष्ट है कि खिलजी राजवंश ने अन्य राजवंशों के बीच सबसे कम समय तक शासन किया। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 8वां नंबर प्रश्न। 8वां नंबर अब आ जाएगा आपके सामने आपके स्क्रीन पर। तो देखिए ये 8वां नंबर प्रश्न क्या है फ्रेंड्स, तालीकोटा का युद्ध किनके बीच हुआ था। आपको बताना है कि तालीकोटा का युद्ध किनके बीच हुआ था, मराठा और मुगल के बीच, बिल्कुल नहीं, विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के बीच, मुगल और फ्रांसीसी के बीच, विजयनगर साम्राज्य और फ्रेंच के बीच, या फिर ऑप्शन नंबर ई। तो आइए इसका एनालाइज हम देख लेते हैं, विजयनगर साम्राज्य और दक्कन के बीच। ठीक है, तो आइए इसका जो एनालिसिस उसको मैं पढ़ती हूँ। तालीकोटा की लड़ाई 26 नवंबर 1565 विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सुल्तान के बीच लड़ी गई एक वाटरशेड लड़ाई थी। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप विजयनगर की हार हुई और मराठों से पहले दक्षिण से उत्पन्न होने वाले सबसे महान भारतीय साम्राज्य में से एक को बहुत कमजोर कर दिया गया। यह लड़ाई विजयनगर के हिंदू राजा और भारतीय दक्कन में बीजापुर, बीदर, अहमदनगर और गोलकुंडा के 4 मुस्लिम सुल्तानों के बीच एक टकराव था। विजयनगर साम्राज्य तमिल और कन्नड़ दक्षिण पर तेलुगु वर्चस्व को तोड़ने में यह लड़ाई निर्णायक थी। इसने मुस्लिमों की अंतिम पेठ भी शुरू की जो 18वीं सदी के अंत तक चली। तालीकोटा उत्तरी कर्नाटक में बीजापुर शहर के लगभग 80 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 9वां नंबर प्रश्न आपके सामने है फ्रेंड्स आपके स्क्रीन पर। किस मुगल शासक के मकबरे की स्थिति के साथ उसका सही मेल नहीं है। तो जहांगीर का मकबरा आगरा, ये गलत है। बाबर का मकबरा काबुल, ये बिल्कुल करेक्ट है। और देख लेते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ऑप्शन ई भी होता है। अकबर का मकबरा सिकंदराबाद में है, ये तो ठीक है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, ये भी ठीक है। हाँ, तो इसका आंसर हम देख लेते हैं, एनालाइज जो भी होगा। जहांगीर का आगरा दिखा रहा है, हाँ तो ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही था। मुगल शासक जहांगीर का मकबरा आगरा में नहीं है, कहाँ पे फ्रेंड्स, कहाँ पे है आप याद रखेंगे। मुगल शासक जहांगीर का मकबरा कहाँ है, तो जहांगीर का मकबरा है लाहौर में। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 10वां नंबर प्रश्न आपके सामने है आपके स्क्रीन पर, आप पढ़िए और मैं भी पढ़ देती हूँ। निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को कव्वाली का जनक माना जाता है। कौन है जिसको कव्वाली का जनक माना जाता है, तो ये है अमीर खुसरो। ठीक है, कौन है फ्रेंड्स, अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो इनको बोलते हैं, हाँ अमीर खुसरो को कव्वाली का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अमीर खुसरो को कव्वाली का पिता कहा जाता है। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं 11वां नंबर प्रश्न। 10 प्रश्नों को हमने कर लिया है। ठीक है, और आइए 11वां नंबर प्रश्न देखते हैं। सखी ग्रंथ, अनुराग सागर और बीजक निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व की रचना है। आपको बताना है किसकी रचना है, तो ये कबीर की रचना है। किसकी रचना है फ्रेंड्स, कबीर की रचना है। ठीक है, इसके लिए तो हमें एनालिसिस देखने की जरूरत नहीं है। चलिए एनालिसिस देख लेते हैं, क्योंकि संत कबीर के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। इसको मैं पढ़ देती हूँ। संत कबीरदास भारत के एक बहुत प्रसिद्ध संत, कवि और समाज सुधारक थे जो 15वीं शताब्दी के दौरान रहे। ठीक है, उनकी सम्मानित रचनाएं और कविताएं सर्वोच्च होने की महानता और एकता का वर्णन करती है। वह किसी भी धार्मिक भेदभाव में विश्वास नहीं करते थे और सभी धर्मों को आसानी से स्वीकार कर लेते थे। उन्होंने प्रचार किया कि सभी धर्मों में एक ही परमात्मा की मौजूदगी है। संत कबीर अपने समय के अत्यधिक प्रशंसित कवि थे। उनके लेखन ने भक्ति आंदोलन को काफी प्रभावित किया। उनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाओं में सखी ग्रंथ, अनुराग सागर, बीजक और कबीर ग्रंथावली शामिल है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखेंगे आपको 12वां नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने उपनाम गुलरुखी का प्रयोग किया था। ठीक है, गुलरुखी,
देखिए आप सुन लीजिए ध्यान से, गुलरुखी का प्रयोग किया था। तो ये जो है फ्रेंड्स, ये है सिकंदर लोदी। कौन है फ्रेंड्स? सिकंदर लोदी। आइए इसके बारे में भी, इनके बारे में भी थोड़ा हम देख लेते हैं। सिकंदर लोदी के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं फ्रेंड्स। सिकंदर लोदी ने गुलरुखी उपनाम का इस्तेमाल किया था। उन्होंने फारसी भाषा में छंदों की रचना की। सिकंदर लोदी बहलोल लोदी के पुत्र थे और उनका असली नाम निजाम खान था। क्या था फ्रेंड्स? निजाम खान। उसने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की थी और अपनी राजधानी को दिल्ली से आगरा हस्तांतरित किया था। ठीक है। वह गुजरात के महमूद बेगरा और मेवाड़ के राणा सांगा के समकालीन थे। उन्होंने माप की एक इकाई की शुरुआत की जिसे गज ए सिकंदरी कहा जाता है। ठीक है। उसने नगरकोट में प्रसिद्ध ज्वालामुखी मंदिर को ध्वस्त कर दिया। उन्होंने लहजत ए सिकंदरी नामक पुस्तक लिखी। चिकित्सा पर एक संस्कृत ग्रंथ का फरहांग ए सिकंदरी नाम से फारसी में उसने शासनकाल के दौरान अनुवाद किया गया था। ठीक है। उन्होंने दिल्ली में अपने पिता का मकबरा बनवाया और 1517 में बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई। हो गया फ्रेंड्स। तो 12 नंबर का जो था, इसको मैंने बिल्कुल एनालाइज वे में आपको बता दिया है। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 13वां नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपीय लोगों का सही क्रम है जो व्यापार के लिए भारत आए थे? आपको बताना है कि कौन सा सही क्रम है। तो मेरे ख्याल से डच, फ्रेंच, पुर्तगाली और अंग्रेज। आइए इसको हम देख लें। ना ना ना, पुर्तगाली, डच, अंग्रेजी, फ्रेंच। ठीक है। सी नंबर ऑप्शन। यूरोपीय शक्ति, अच्छा हाँ, मैंने याद भी किया था, PDEF। ठीक है। आप इसको ऐसे याद रखेंगे, PDE और F। ये बहुत अच्छा ट्रिक है। देखिए मैं भी भूल गई, मैं थोड़ा मिस हो गया मुझसे। ठीक है। आप इसको इस तरह से याद रखेंगे फ्रेंड्स, PDEF। देखिए मैं आपको बता देती हूँ, PDEF पुर्तगाली, डच और ई से अंग्रेज। मैं ई से अंग्रेजी पढ़ती हूँ इसमें। PDEF। ठीक है। PDAF इसको आप कर लीजिए, PDAF ज्यादा बेहतर होने वाला। एक सेकेंड मैं आपको इरेज कर दूँ। ए से अंग्रेज आप अच्छे से याद कर रख लोगे। PDAF। ठीक है। अरे हट जा भाई, कोई नहीं, अपन इसको ऐसे कर लेते हैं, PDAF। ठीक है। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रेंच। PDAF आप याद रखिएगा। ये जो है ना क्रम आपको ऑलवेज याद रहेगा, PDAF पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रेंच। चलिए इसको पढ़ देते हैं। यूरोपीय शक्तियां निम्नलिखित क्रम में निम्नलिखित क्रम में व्यापार के लिए भारत आई। पुर्तगाली, डच, अंग्रेजी, फ्रेंच। मध्यकालीन भारत में व्यापार के लिए आने वाले पहले यूरोपीय पुर्तगाली थे। पहले पुर्तगाली और यूरोपीय यात्री वास्को डिगामा गुजराती मार्ग गाइड अब्दुल मजीद की मदद से लंबी यात्रा के बाद 1498 में कालीकट तक पहुंचे थे और पुर्तगाली 1498 में भारत आए और 1961 में लौट गए। ठीक है। इस प्रकार से यह सबसे लंबा समय था। सबसे ज्यादा समय तक कौन रहा था भारत में? तो पुर्तगाली ही रहे थे। ठीक है। 1498 में आए और 1961 में लौटे। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा 14वां नंबर प्रश्न फ्रेंड्स। आइए अपना 14वां नंबर प्रश्न देख लें। सी नंबर इसका ऑप्शन सही था। 1883 में जब इल्बर्ट बिल पेश किया गया था तब वायसराय कौन थे फ्रेंड्स? तो लॉर्ड रिपन जो थे तब वायसराय थे। इसका एनालिसिस देख लेते हैं। देखिए लॉर्ड रिपन है। इल्बर्ट बिल एक विधायकी अधिनियम था जिसे 1883 में वायसराय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान पेश किया गया था और सर कर्टेने पेरगिन इल्बर्ट द्वारा लिखा गया था। ठीक है। अधिनियम ने निर्धारित किया कि भारतीय न्यायाधीश यूरोपीय लोगों की सुनवाई कर सकते हैं। वायसराय रिपन जो वास्तव में भारतीय दंड संहिता के से नस्लीय पूर्वाग्रह को समाप्त करना चाहते थे, उन्होंने देश में मौजूदा कानूनों के लिए एक संशोधन का प्रावधान रखा और भारतीय न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों को जिला स्तर पर आपराधिक मामलों में ब्रिटिश अपराधियों पर मुकदमा चलाने की अनुमति थी, जिसकी पहली कभी अनुमति नहीं थी। ठीक है। आपने देख लिया किस चीज को?
तो इल्बर्ट बिल को। और आगे पढ़ते हैं, एक मिनट। हाँ, तो स्वाभाविक रूप से भारत में रहने वाले यूरोपीय लोग इसे अपमान के रूप में देखते थे और बिल की शुरुआत के कारण ब्रिटेन के साथ साथ भारत में तीव्र विरोध हुआ, इसलिए इसे वापस ले लिया गया। लेकिन 1884 में गंभीर रूप से समझौता किए गए राज्य में इसे फिर से शुरू किया गया और अधिनियमित किया गया था। ठीक है, संशोधित इल्बर्ट बिल 25 जनवरी 1884 को आपराधिक प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 1884 के रूप में पारित किया गया। यह 1 मई 1884 को कब लागू हुआ था? ये 1 मई 1884 को, 1 मई 1884 को लागू किया गया था ये। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं, हमारा 15वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नेहरू रिपोर्ट का मसौदा तैयार करने वाली समिति का सदस्य था या नहीं था? सदस्य था या नहीं था, ऐसा कौन सा क्वेश्चन है भाई? इसका हम एनालिसिस देखेंगे तब पता चलेगा। ठीक है, ऑप्शन आपके पास है MS अनी, मंगल सिंह, तेज बहादुर सप्रू और GR प्रधान, और ऑप्शन नंबर ई है आपके पास। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सभी सही है। ठीक है, फरवरी 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति बनाई गई। ठीक है, इस समिति के सदस्य तेज बहादुर सप्रू, ठीक है, सुभाष बोस, MS अने, मंगल सिंह, अली इमाम स्वाब करेसी और GR प्रधान थे। ठीक है, रिपोर्ट ने सरकार के रूप में स्वशासी अधिराज्यों की तर्ज पर भारत के लिए डोमिनियन स्टेट की सिफारिश की। रिपोर्ट ने 19 मौलिक अधिकारों का सुझाव दिया, उनमें महिलाओं के लिए समान अधिकार, संघ बनाने का अधिकार और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार शामिल है। ठीक है, तो अगला प्रश्न हम देखते हैं, 16वां नंबर प्रश्न। 16वां नंबर प्रश्न है आपके सामने, आपके स्क्रीन पर। ठीक है, अब ये जो है ना, हाँ, एक आयरिश मैन जेम्स अगस्टस हिक्की द्वारा शुरू किया गया भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? आपको बताना है। आयरिश मैन थे ये जेम्स अगस्टस हिक्की, और इनके द्वारा एक समाचार पत्र की शुरुआत की गई थी। तो ये कौन सा पत्र था फ्रेंड्स? बॉम्बे हेरलाइट था, कोलकाता टाइम्स था, बंगाल गजट था, द पायनियर था, या फिर इनमें से कोई नहीं था, या फिर एक से अधिक था? तो आपको बता दें कि ये क्या था, ये था बंगाल गजट। ठीक है, अब इसका हम सॉल्यूशन देख लेते हैं बिल्कुल एनालाइज वे में। तो देखिए, इसमें लिखा है, जैसा कि स्वतंत्र विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दुनिया भर में फैल गई, जेम्स अगस्टस हिक्की नामक एक आयरिश व्यक्ति ने 1780 में कलकत्ता और भारत को अपना पहला मुद्रित समाचार पत्र बंगाल गजट दिया। यह 4 पन्नों का साप्ताहिक अखबार था जिसकी कीमत 1 रुपए थी। ठीक है, यह 2 साल के लिए प्रकाशित हुआ था। कितने साल के लिए प्रकाशित हुआ था? 2 साल के लिए, और इसकी कीमत कितनी थी? 1 रुपए। आइए हम अपना क्वेश्चन देखते हैं अब 17 नंबर का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? तो आपके ऑप्शन है, नागपुर सत्र 1920, बेलगाम सत्र 1924, कलकत्ता सत्र 1928, बॉम्बे सत्र 1934 और ऑप्शन ई। तो आपको बता दें, ये जो आपका ऑप्शन है, तो ये बी नंबर सही है, बेलग्राम सत्र, जो कि 1924 में हुआ था। अब इसका हम लोग एनालिसिस देख लेते हैं। तो आइए देखिए, 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलग्राम अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। केवल यही सत्र था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की, और यह कांग्रेस का 39वां, ठीक है, 39वां सत्र था। यही पर कताई को गतिविधि का मुख्य आधार बनाया गया था, और गांधी ने अहिंसक असहयोग को राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के साधन के रूप में घोषित किया था। यह वही शहर है जिसने कांग्रेस के विभिन्न धड़ों को एक साथ आने में मदद की। 1924 के अधिवेशन के आयोजन स्थल का नाम विजयनगर रखा गया था, जो कि महान विजयनगर साम्राज्य के नाम पर था। सत्र के लिए MSM रेलवे द्वारा विशेष रूप से एक फ्लैग स्टेशन की व्यवस्था की गई थी। प्रवेश द्वार गोपुरम शैली में था। ठीक है, अब हम देखेंगे हमारा 18वां नंबर प्रश्न, जो कि आपके सामने है और आपके स्क्रीन पर है। तो देखिए, हम आपका 18वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की?
तो इसके ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय, B.R. अम्बेडकर, केशव चंद्र सेन, गोपाल कृष्ण गोखले और ऑप्शन ई। तो आपको बताना है फ्रेंड्स, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। देखिए आप, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने की? केशव चंद्र सेन। किसने की थी फ्रेंड्स? केशव चंद्र सेन। आइए एनालाइज पढ़ें। भारतीय सुधार संघ की स्थापना केशव चंद्र सेन ने 29 अक्टूबर 1870 29 अक्टूबर 1870 को कोलकाता में किया था। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही है। यह बाल विवाह के खिलाफ जनमत बनाने पर केंद्रित था। महिलाओं की सामाजिक स्थिति का उत्थान, ब्राह्मणों प्रकार ब्राह्मणों नहीं है, ब्रह्मो प्रकार के विवाहों को वैध बनाना। ठीक है, भारतीय सुधार संघ के ब्रह्म समाज के धर्मनिरपेक्ष पक्ष का प्रतिनिधित्व किया। इसमें कई लोग शामिल थे जो ब्रह्म समाज से संबंधित नहीं थे। इसका उद्देश्य सेन के ग्रेट ब्रिटेन की यात्रा के दौरान सामने आए कुछ विचारों को व्यवहार में लाना था। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 19वां नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध भूदान आंदोलन प्रारंभ किया? आचार्य नरेंद्र देव, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, स्वामी श्रद्धानंद या फिर ऑप्शन नंबर ई। तो आप सबको पता होगा ये कौन थी? विनोबा भावे। कौन थे? विनोबा भावे। विनोबा भावे, इनका भी कुछ पढ़ ले। भारत की आजादी के बाद विनोबा भावे ने भूमिहीन किसानों को जमीन बांटने के लिए भूदान आंदोलन शुरू किया। भूमि का पहला दान 18 अप्रैल 1951 को जमींदार रामचंद्र रेड्डी द्वारा तेलंगाना आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली गांव में हुआ था। ठीक है, कौन से गांव में? पोचमपल्ली। अगला प्रश्न है हमारा 20वां नंबर प्रश्न। मॉडले मिंटो सुधार के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, इससे 1909 में पेश किया गया था, ये तो सही है। बिल पारित होने पर जॉन मार्ले भारत के गवर्नर थे, शायद ये गलत है। इसने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के प्रावधान किए। सुधार ने केंद्रीय और प्रांतीय दोनों की विधान परिषद के आकार को बढ़ाया या फिर ऑप्शन ई। ठीक है, तो आइए हम इसका सॉल्यूशन देखें। हाँ, बी नंबर गलत है फ्रेंड्स। जॉन मार्ले विधेयक पारित होने पर भारत के गवर्नर थे। ठीक है, एक मिनट मैं एक बार फिर से देखूं, यहाँ पे किसका नाम नोटेड है? भारत के गवर्नर, बिल पारित होने पर जॉन मार्ले भारत के गवर्नर जनरल थे, सही नहीं है। गवर्नर जनरल जॉन मार्ले विधेयक पारित होने पर भारत के हो जाने पर भारत के गवर्नर जनरल थे। अब भारतीय परिषद अधिनियम 1909 या मार्ले मिंटो सुधार ब्रिटिश संसद द्वारा 1909 में विधान परिषदों के दायरे को व्यापक बनाने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम पंथियों की मांगों को शांत करने और शासन में भारतीयों को भागीदारी बढ़ाने के प्रयास से पारित किया गया था। मार्ले मिंटो सुधार का नाम जॉन मार्ले के नाम पर रखा गया, जो भारत के राज्य सचिव, हाँ मार्ले के नाम पे रखा गया, जो भारत के हाँ ये जो दिया हुआ है ना, ये लाइन बी नंबर बताया हुआ है। ठीक है, ये लाइन बी नंबर बताया हुआ है, भारत के गवर्नर जनरल थे, ये लाइन गलत है। ठीक है, ये लाइन ही गलत है। और यहाँ पे जो है ना, मार्ले मिंटो सुधार का नाम जॉन मार्ले के नाम से रखा गया था क्योंकि उस समय ये भारत के राज्य सचिव थे और मिंटो भारत के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, इसने एक सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पेश किया। मुसलमानों को उनकी आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व देकर उनका समर्थन किया गया। यह पहली बार था कि विधायी निकायों में सीटें मुसलमानों के लिए धर्म के आधार पर आरक्षित की गई। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र चिन्हित किए गए थे और केवल मुस्लिम समुदाय के सदस्यों को ही अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार दिया गया था। अधिनियम के केंद्र और प्रांतीय दोनों के विधान परिषद के आकार को बढ़ा दिया गया। केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। प्रांतीय विधान परिषद में संख्या एक समान नहीं थी। बंगाल, बॉम्बे और मद्रास की विधान परिषदों में से प्रत्येक में 50 सदस्यों की वृद्धि की गई। ठीक है, यूपी की प्रांतीय विधायी का 50 और असम, वर्मा और पंजाब में 30-30 थे। ठीक है, अब हम देखेंगे अपना 21वां नंबर प्रश्न। इसमें तो ये वाला हो जाएगा बी नंबर। 16 अक्टूबर 1905 को कौन सी ऐतिहासिक घटना घटी थी?
तो आपको बताना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था, असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी, या फिर पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया गया था। तो मेरे ख्याल से बंगाल का विभाजन हुआ था। इसका हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। हाँ फ्रेंड्स, बंगाल का विभाजन हुआ था। तो बंगाल के विभाजन के बारे में भी इतना हम लोग को पढ़ना है। बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ। विरोध आंदोलन के नेताओं ने इसे पूरे बंगाल में राष्ट्रीय शोक का दिन घोषित किया। इससे पहले 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने बंगाल प्रांत को 2 भागों में विभाजित करने का आदेश जारी किया था, अर्थात पूर्वी बंगाल और असम 31 मिलियन की आबादी के साथ और शेष बंगाल 54 मिलियन की आबादी के साथ, जिनमें से 1.8 मिलियन थे बंगाली और 36 मिलियन बिहारी और उड़िया। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और बंगाल के राष्ट्रवादियों ने विभाजन का कड़ा विरोध किया। 7 अगस्त 1905 को विभाजन विरोधी आंदोलन शुरू हुआ। उस दिन कोलकाता में टाउन हॉल में विभाजन के खिलाफ एक विशाल प्रदर्शन आयोजित किया गया। 1905 में बंगाल के विभाजन में ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उग्रवाद के उदय के लिए एक चिंगारी प्रदान की। ठीक है। अगला प्रश्न हम देखने वाले हैं अब 22 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के बारे में सही है, आपको ये बताना है। तो यह बंबई में वर्ष 1885 में शुरू हुआ। बिल्कुल करेक्ट। एहो ह्यूम इसके अध्यक्ष थे और WC बनर्जी इसके महासचिव। ये गलत है शायद। इस सत्र के कुल 82 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के दौरान लॉर्ड डफरिन भारत के वायसराय थे। तो आइए इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो बी और सी सही है, मतलब बी और सी जो है ना, इसका ऑप्शन ई बिल्कुल करेक्ट होगा। और बी और सी जो है ना, इसमें उसके हिसाब से कोई क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सा कथन जो है ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में गलत है, तो बी और सी जो है गलत है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है। तो इसका हम एनालाइज देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बॉम्बे में दिसंबर 1885 में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला में हुई। ठीक है। और उसी स्थान पर पहला सत्र हुआ था। इस सत्र के अध्यक्ष WC बनर्जी थे और सेवानिवृत्त अंग्रेज सिविल सेवक एहो ह्यूम जो है इसके महासचिव थे। इस सत्र में कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। आप याद रखेंगे वहां पे 82 बताया गया था, लेकिन सही क्या है, 72 प्रतिनिधियों में भाग लिया था और उनमें से अधिकांश वकीलों की पृष्ठभूमि के थे और इस सत्र में कोई महिला नहीं थी। इस बात को भी आप याद रखेंगे। ठीक है। लॉर्ड डफरिन भारत के वायसराय थे जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को बढ़ावा देने की दिशा में एक प्रयास था। लेकिन अभी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है ना, राष्ट्र निर्माण का काम तो बिल्कुल ही नहीं कर रहे हैं। अभी सब मिलकर राजनीति कर रहे हैं, राष्ट्र निर्माण को सब भूल गए हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कब्जा हो जाना हो विद्रोह का कारण बना। ठीक है। तो इसके ऑप्शन है कालाहांडी, छोटा नागपुर, तिरहुत, सिंहभूम या फिर ऑप्शन नंबर ई। ठीक है। ऑप्शन नंबर ई को मैं डायरेक्टली ऑप्शन नंबर ई बोल देती हूँ, क्योंकि BPSC के स्टूडेंट्स जो भी हैं और मुझे लगता है कि बिहार के जो भी स्टूडेंट है ऑप्शन नंबर ई से तो अवगत होंगे ही होंगे। ठीक है। तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये जो है ना, ये कौन सा जगह था, ये सिंहभूम है। ठीक है। छोटा नागपुर आपका झारखंड के हो और मुंडा आदिवासियों ने कंपनी की सेना को 1820 से 22 में चुनौती दी, फिर 1831 में, और यह क्षेत्र 1837 तक वितरित रहा। वे राजा पढ़त के अधीन ब्रिटिश शासकों, स्थानीय साहूकारों और जमींदारों के खिलाफ उठ खड़े हुए। हो और मुंडा आदिवासी अंग्रेजों द्वारा सिंहभूम पर कब्जे के खिलाफ, वो क्या थे, सिंहभूम पर कब्जे के खिलाफ थे। ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं क्रिप्स मिशन के बारे में। तो क्रिप्स मिशन भारत किस वर्ष आया था, आपको ये बताना है कि क्रिप्स मिशन भारत किस वर्ष आया था। फ्रेंड्स, आप BPSC के स्टूडेंट है, बिहार दरोगा के स्टूडेंट है, बिहार पुलिस के स्टूडेंट है, तो आपको पता होना चाहिए ये बात। फटाफट से आप इसको लाइव चैट में बताएंगे, मैं थोड़ा सा वेट कर लेती हूँ। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? चलिए आपको बता दें कि क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था। मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। मिशन का नेतृत्व स्टोफर्ड क्रिप्स ने किया था, जो संवैधानिक प्रस्तावों के साथ आए थे और द्वितीय विश्व युद्ध के लिए भारतीय समर्थन चाहते थे। और मिशन के मुख्य प्रस्ताव आपको बता दें, प्रभुत्व की स्थिति वाला एक भारतीय संघ स्थापित किया जाएगा। यह राष्ट्रमंडल के साथ अपने संबंधों को तय करने के लिए
स्वतंत्र होगा और संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय निकायों में भाग लेने के लिए स्वतंत्र होगा। युद्ध की समाप्ति के बाद एक नया संविधान बनाने के लिए संविधान सभा बुलाई जाएगी। इस सभा के सदस्य आंशिक रूप से प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से चुने जाएंगे और आंशिक रूप से राजकुमारों द्वारा नामित किए जाएंगे। अतः सभी सदस्य भारतीय होंगे। ब्रिटिश सरकार नए संविधान को 2 शर्तों के अधीन स्वीकार करेगी। पहला शर्त आप देख लीजिए, कोई भी प्रांत जो संघ में शामिल नहीं होना चाहता उसका एक अलग संविधान हो सकता है और एक अलग संघ हो सकता है। और दूसरा जो था वो क्या था, नया संविधान बनाने वाला निकाय और ब्रिटिश सरकार सत्ता के हस्तांतरण को प्रभावित करने और नस्लीय और धार्मिक अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए एक संधि पर बातचीत करेगी। ठीक है, इस बीच भारत की रक्षा ब्रिटिश हाथों में रहेगी और गवर्नर जनरल की शक्तियां बरकरार रहेंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 25वां नंबर प्रश्न, आपके स्क्रीन पर है, आपके सामने देखिए, हम देख लें, इसको मैं टिक कर देती हूँ। निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? आपको बताना है कि कौन जो है कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। ठीक है, एवी सिकंदर, लॉर्ड वेवेल, स्टोपर्ट क्रिप्स और विलियम वुड, कौन जो है सदस्य नहीं थे? आई थिंक लॉर्ड वेवेल और लॉर्ड वेवेल तो नहीं, स्टोपर्ट क्रिप्स तो 100% थे। आइए इसका एनालाइज देख लें। तो लॉर्ड वेवेल और विलियम वुड जो थे ये सदस्य नहीं थे कैबिनेट मिशन के। ठीक है, सॉरी, कैबिनेट मिशन के सदस्य ये नहीं थे। आइए इसको पढ़ दे। 19 फरवरी 1946 को हाउस ऑफ कॉमन्स में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने कैबिनेट मिशन को भेजने के निर्णय की घोषणा की। भारत के कैबिनेट मिशन में 3 ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री शामिल थे। ये कौन कौन से थे फ्रेंड्स? पैथिक लॉरेंस, ठीक है, कैबिनेट मिशन में पैथिक लॉरेंस, भारत के राज्य सचिव सर स्टोफर्ट क्रिप्स, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष और एवी सिकंदर, एडमिलिट्री मिरलटी के पहले भगवान। कैबिनेट मिशन का नेतृत्व लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने किया था। मिशन को राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के लिए राजनीतिक नेताओं के साथ बातचीत करने और सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक मिशनरी को गति देने के लिए भेजा गया था। किस लिए भेजा गया था? तो सत्ता के हस्तांतरण के एक मिशनरी के लिए को गति देने के लिए भारत में भेजा गया था। ठीक है, 26वां नंबर प्रश्न है, 26 नंबर का प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत के किस वायसराय के कार्यकाल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित कर दी गई थी? तो कौन था फ्रेंड्स? ये लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेवेल। आपको बताना है कि कौन थे ये। आपको बता दें ये थे लॉर्ड हार्डिंग। 1911 तक कलकत्ता ब्रिटिश भारत की राजधानी थी। 1911 में दिल्ली दरबार में भाग लेने के लिए भारत आए किंग जॉर्ज पंचम ने 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली की राजधानी हस्तांतरित करने की घोषणा की। परिणाम स्वरूप 11 अप्रैल 1912 को लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित कर दिया गया। ठीक है, दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। अगला सवाल हम देखने वाले हैं, 27 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा असहयोग आंदोलन के बारे में सही नहीं है? चलिए ऑप्शन पर पढ़ लेते हैं। बड़ी संख्या में मुसलमानों ने आंदोलन में भाग लिया था। आंदोलन 1920 में शुरू हुआ और 1922 में समाप्त हुआ, ये दोनों सही है। जालियांवाला बाग नरसंहार के कारण इसे निलंबित कर दिया गया था। आप सबको पता है कि असहयोग आंदोलन को जालियांवाला बाग नरसंहार के कारण तो निलंबित नहीं किया गया था, उसको चौरा चौरी हत्याकांड के कारण निलंबित कर दिया गया था। गांधी जी ने बारडोली संकल्प के आंदोलन वापस लेने की घोषणा की थी। ये सारा सही है फ्रेंड्स, बस ये जो है सी नंबर ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि जालियांवाला बाग हत्याकांड नहीं, आपको याद होगा चौरा चौरी हत्याकांड की बात थी। चलिए इसके एनालिसिस को भी एक बार पढ़ लेते हैं। आइए, सी नंबर ऑप्शन इसका सही है। असहयोग आंदोलन की बड़ी उपलब्धियां मुसलमानों या फिर मुस्लिमों की भारी भागीदारी और सांप्रदायिक सद्भावना थी। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ और 5 फरवरी 1922 को समाप्त हो गया था। हालांकि 2 आंदोलन, खिलाफत और असहयोग आंदोलन, अलग अलग मुद्दों से उभरे। उन्होंने
असहयोग की कार्रवाई का एक सामान्य कार्यक्रम अपनाया। बाद में 5 फरवरी 1922 की चौरा-चौरी घटना के कारण गांधी जी द्वारा एनसीएम को निलंबित कर दिया गया और साथ ही असहयोग का केंद्रीय विषय खिलाफत प्रश्न भी जल्द ही समाप्त हो गया। चौरा-चौरी कांड के बाद गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई और एक प्रस्ताव पारित किया, जिसे बारडोली प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। इसमें इन्होंने आंदोलन को वापस ले लिया। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। ठीक है, अमृतसर अधिवेशन 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संकल्प के अनुसार महात्मा गांधी को कांग्रेस का नया संविधान लिखना था। इसके लिए गांधी जी के साथ सहयोग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन चुने गए? तो एनसी केलकर, बीजी तिलक, आईवी सेन, मोतीलाल नेहरू और ऑप्शन नंबर ई। तो एनसी केलकर और आईवी सेन। ठीक है, आइए हम इसका सॉल्यूशन देख लें। तो एएनसी, जैसा कि मैंने बताया, कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन 1919 में 50 प्रस्तावों को पारित किया गया। ठीक है, जिनमें विविध विषयों को शामिल किया गया था। कांग्रेस ने कांग्रेस के पूरे संविधान पर विचार करने के लिए उप समिति नियुक्त की। गांधी जो एक नए संविधान के लेखक होने वाले थे, तिलक और सीआर दास का सहयोग चाहते थे, लेकिन काम के दबाव के कारण वे उनके साथ काम नहीं कर पा रहे थे। इसके बजाय एनसी केलकर और आईबी तिलक को और दास के लेफ्टिनेंट सेन को गांधी के साथ सहयोग करने के लिए चुना गया था। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं 29 नंबर का प्रश्न। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था? बंगाल, अवध, मैसूर, पंजाब और ऑप्शन ई। तो ये बंगाल में लागू किया गया था फ्रेंड्स। ये क्या होना चाहिए? बंगाल। इसके एनालिसिस हम देख लें, सॉल्यूशन। हाँ, बंगाल। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही 1793 में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी, जिसे बंगाल के अस्थायी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता था। यह ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाली जमींदारों या जमींदारों के बीच जमीन से होने वाले राजस्व को तय करने के लिए एक समझौता था। इस प्रणाली के तहत जमींदारों को भूमि के मालिक के रूप में मान्यता दी जाती थी और राजस्व का 1/11वां हिस्सा जमींदारों द्वारा बरकरार रखा जा सकता था, जबकि 10/11वां हिस्सा कंपनी को जमा किया जाना था। ठीक है, आपने देख लिया, 10/11वां हिस्सा कंपनी को जमा किया जाना था। जमींदार की संपत्ति को उसकी संपत्ति के रूप में माना जाना था और उनकी मृत्यु पर उसके आश्रितों के बीच विभाजित किया गया था। इस प्रणाली को इस्ते मरारी, जागीरदारी, मालगुजारी, बिस्वेदारी और आदि के नाम से भी जाना जाता था। यह प्रणाली बंगाल, बिहार, ओडिशा, उत्तर प्रदेश के बनारस क्षेत्र और उत्तरी कर्नाटक क्षेत्रों में प्रचलित था। ठीक है, आइए अब हम देख लें अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न जो है वो है 30 नंबर, सैडलर आयोग का गठन कब हुआ था? आपको बताना है सैडलर आयोग का गठन कब हुआ था। 1915, 1916, 1917, 1918 या फिर ऑप्शन नंबर ई। तो फटाफट से हम देख लेते हैं। 1917 में हुआ था सैडलर आयोग का गठन। ठीक है, और सर माइकल सैडल इस आयोग के अध्यक्ष थे। इसमें 2 भारतीय सदस्य सर आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद भी शामिल थे। मुख्य रूप से इस आयोग का गठन कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थितियों की समीक्षा करने के लिए किया गया था। इस आयोग का मुख्य उद्देश्य माध्यमिक शिक्षा को विश्वविद्यालय शिक्षा से अलग करके विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार करना था। आयोग ने सभी विश्वविद्यालय केंद्रों का दौरा किया और 17 महीने बाद 1919 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। यह एक बहुत लंबी और महत्वपूर्ण रिपोर्ट थी। रिपोर्ट में भारत में माध्यमिक, कॉलेजिएट और विश्वविद्यालय शिक्षा की शैक्षिक समस्याओं का एक महत्वपूर्ण और व्यापक सर्वेक्षण देने वाले 13 खंड शामिल थे। हालांकि यह केवल कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबंधित था, लेकिन जिन समस्याओं का उसने अध्ययन किया वे अन्य भारतीय विश्वविद्यालयों में भी कमोबेश समान थे। इसलिए सुझाव देश के अन्य विश्वविद्यालयों पर समान रूप से लागू थे। इसलिए पूरे भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा के विकास पर आयोग की रिपोर्ट के दूरगामी परिणाम हुए। ठीक है, अब हम अगला प्रश्न देखेंगे 31 नंबर का प्रश्न। निम्नलिखित में से नदियों का कौन सा युग्म अपने उद्गम स्रोत के साथ सही ढंग से मेल नहीं खाता है? ठीक है, ताप्ती, सतपुड़ा रेंज, व्यास, रोहतांग दर्रा, सिंधु
त्र्यंबकेश्वर, ठीक है, नर्मदा, मैकल रेंज, ठीक है। और आपके पास है ऑप्शन नंबर ई। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। सिंधु, त्रयंबकेश्वर, ठीक है। ताप्ती, यह गोदावरी और नर्मदा नदी के बीच मध्य भारत में एक नदी है जो अरब सागर से मिलने से पहले पश्चिम की ओर बहती है। नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले मुल्ताई से सतपुरा रेंज में समुद्र तल से 752 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है। अब ब्यास की बात करें, ब्यास यह कुल्लू में रोहतांग दर्रे के दक्षिण भाग पर समुद्र तल से 4361 मीटर ऊपर उठती है और भारतीय राज्य पंजाब में सतलज नदी में लगभग 470 किलोमीटर तक बहती है। सिंधु, यह एशिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है जिसकी लंबाई लगभग 3200 किलोमीटर है, ठीक है। और आगे देखें, यह मानसरोवर झील के आसपास तिब्बती पठार से निकलती है और भारत के लद्दाख क्षेत्र के माध्यम से गिलगिट बाल्टिस्तान की ओर एक कोर्स चलाती है और फिर एक दक्षिण दिशा में पाकिस्तान की पूरी लंबाई के साथ बहती है और बंदरगाह के पास अरब सागर में मिल जाती है। सिंध में कराची शहर, ठीक है, सिंध में क्या है, कराची शहर सिंध के आसपास ही है। नर्मदा या पूर्वी मध्य प्रदेश राज्य के मैकाला रेंज के अमरकंटक पहाड़ी अनूपपुर जिले में है पर स्थित नर्मदा कुंड नामक छोटे जलाशय से लगभग 3500 फीट की ऊंचाई पर उगता है। यह भरूच के ठीक नीचे 21 किलोमीटर चौड़े मुहाना से होकर खंबात की खाड़ी में प्रवेश करती है, ठीक है। तो ये जो है 31 नंबर के क्वेश्चन का बिल्कुल एनालिसिस था, मैंने इसको पढ़ दिया है। अगला प्रश्न है हमारा 32 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ठीक है। रिंग ऑफ फायर कहा जाता है, ठीक है, आपको बताना है रिंग ऑफ फायर किसे कहा जाता है। काला सागर को, प्रशांत महासागर को, हिंद महासागर को, भूमध्य सागर को, या फिर ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। तो आपको बता दें कि रिंग ऑफ फायर कहते हैं प्रशांत महासागर को। रिंग ऑफ फायर को सर्कम पैसिफिक बेल्ट के रूप में भी जाना जाता है। प्रशांत महासागर के साथ एक पथ है जो सक्रिय ज्वालामुखियों और लगातार भूकंपों की विशेषता है। इसकी लंबाई लगभग कितनी है फ्रेंड्स, तो 40,000 किलोमीटर है, ठीक है। यह कोई टेक्टोनिक प्लेटों के बीच, ये कई टेक्टोनिक प्लेटों के बीच की सीमाओं का पता लगाता है जिसमें प्रशांत, जुआन डे फूका, कोकोस, इंडियन, ऑस्ट्रेलियन, नाजका, उत्तरी अमेरिका और फिलीपींस प्लेट शामिल हैं। पृथ्वी के 75% ज्वालामुखी, 450 से अधिक ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर के किनारे स्थित हैं, ठीक है। पृथ्वी के 90% भूकंप इसके रास्ते में आते हैं जिसमें ग्रह की सबसे हिंसक और नाटकीय भूकंप घटनाएं शामिल हैं। रिंग ऑफ फायर के साथ ज्वालामुखियों और भूकंपों की बहुतायत क्षेत्र में टेक्टोनिक प्लेटों की गति के कारण होती है। अधिकांश रिंग ऑफ फायर के साथ प्लेट्स अभिसरण सीमाओं पर ओवरलैप होती है जिन्हें सबडक्शन क्या कहते हैं, सबडक्शन जोन कहा जाता है। अर्थात जो प्लेट नीचे होती हैं उसे ऊपर की प्लेट द्वारा नीचे की ओर धकेला जाता है या नीचे किया जाता है। जैसे कि चट्टान का अपहरण होता है, यह पिघल जाती है और मैग्मा बन जाती है, ठीक है। पृथ्वी की सतह के इतने निकट मैग्मा की प्रचुरता ज्वालामुखी गतिविधियों के लिए परिपक्व परिस्थितियों को जन्म देती है, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं 33 नंबर का प्रश्न, इनमें से कौन सी धारा ठंडी धारा है, ठीक है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी धारा ठंडी धारा है। कैलिफोर्निया करंट, ठीक है, लेब्राडोर करंट और बेंगुएला करंट, फॉकलैंड करंट। आपको बताना है कि कौन सा है फ्रेंड्स। तो आइए सॉल्यूशन देखें। तो सभी जो है इसमें क्या है, आपको बता दें कि इसमें सभी धारा ठंडी धारा है। आइए इसका भी सॉल्यूशन पढ़ते हैं। शीत महासागरीय धाराएं हैं
हमबोल्ट या पेरू की धारा, कुरील या ओयासियो धारा, कैलिफोर्निया की धारा, अंटार्कटिक सरकमपोलर धारा, लेब्राडोर धारा, कैनरी धारा, पूर्वी ग्रीनलैंड धारा, बेंगुएला धारा, फॉकलैंड धारा, पूर्वोत्तर मॉनसून धारा, सोमाली धारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा, दक्षिण हिंद महासागर की धारा। ठीक है, गर्म महासागरीय धाराएं आपको देख लें कुछ हम। ठीक है, उत्तर भूमध्य रेखीय धारा, कुरोसियो धारा, उत्तर प्रशांत धारा, अलास्का धारा, भूमध्य रेखीय धारा, अल नीनो धारा, सुसीमा धारा, दक्षिण विषुवतीय धारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा, फ्लोरिडा धारा, गल्फ स्ट्रीम नॉर्वेजियन धारा, मोजाम्बिक करंट, अगुलहाश करंट, ब्राजीलियन करंट, एंटिल्स करंट, मरमिगर करंट, साउथ वेस्ट मॉनसून करंट। ठीक है, तो अब है हमारा 34 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस स्थान पर करेवा की रचनाएं पाई जाती हैं? ठीक है, पूर्वी घाट, कश्मीर हिमालय, मालवा पठार, नीलगिरी हिल्स या फिर ऑप्शन नंबर ई। तो इसका सही हो जाएगा फ्रेंड्स कश्मीर हिमालय। अब इसका सॉल्यूशन देख ले। हाँ, कश्मीर हिमालय। कश्मीर हिमालय करेवा संरचनाओं के लिए प्रसिद्ध है जो जफरान की खेती के लिए उपयोगी है। यह केसर की एक स्थानीय किस्म है। करेवा समतल शीर्ष वाले टीले हैं जो सभी तरह कश्मीर घाटी की सीमा पर है। वे स्तनधारियों के जीवाश्मों और स्थानों पर पीठ द्वारा विशेषता है। करेवा लैक्स्ट्रन जमा होते हैं। हाँ, करेवा लैक्स्ट्रन जमा होते हैं। भूगोल वेत्ताओं के अनुसार करेवा संरचनाएं गैलेशियो फ्लूवियल लैक्स्ट्रन और प्लियोप्लेस्टोसिन युग के एओलियन लोस हैं। क्या है? एओलियन लोस। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो है 35 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है। सरसों, राम, धनिया, आलू। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं। तो ये जो है ना, सभी जो है रबी की फसल है। रबी की फसलें इन्हें जाड़े की फसल के रूप में भी जाना जाता है और सर्दियों के मौसम जैसे कि अक्टूबर या नवंबर में उगाई जाती है। इनके बीज को जाड़े के मौसम की शुरुआत में बोया जाता है और फसल को सर्दी के मौसम के अंत में या बसंत के मौसम में काटा जाता है। रबी फसलों की खेती शुष्क मौसम में की जाती है, इसलिए इन फसलों को उगाने के समय सिंचाई की आवश्यकता होती है। भारत के कुछ मुख्य रबी फसल में गेहूं, चना, जई, जौ, आलू और बीज जैसे सरसों, अलसी, सूरजमुखी, धनिया, जीरा आदि शामिल हैं। सभी फसलें इन्हें मानसूनी फसलें भी खरीफ फसलें इन्हें मानसूनी फसलें भी कहा जाता है और इन्हें मानसून या बरसात के मौसम के दौरान उगाया जाता है। ठीक है, और इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इनके बीजों को मानसून के मौसम की शुरुआत में बोया जाता है और फसलों को मानसून के मौसम के अंत में काटा जाता है। खरीफ की फसलें वर्षा के पैटर्न पर निर्भर करती हैं। वर्षा जल का समय और मात्रा दो महत्वपूर्ण कारक है जो खरीफ फसलों के उत्पादन को तय करते हैं। भारत में उगाई जाने वाली मुख्य खरीफ फसलों में धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, गन्ना, मूंगफली, दालें आदि शामिल हैं। ठीक है, तो हमारा अगला जो प्रश्न होगा वो 36वां नंबर प्रश्न होगा। तो हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन इथियोपिया के साथ सीमा नहीं बनाती है? तो इसमें है ऑप्शन में युगांडा, इरिट्रिया, सोमालिया, दक्षिण सूडान और ऑप्शन नंबर ई। तो आपको बता दें जो युगांडा जो है ना, ये इथियोपिया के साथ क्या है, सीमा नहीं बनाती है। ठीक है, इसके बारे में क्या लिखा है देख लें। हाँ, युगांडा इथियोपिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका में एक क्या है,
लैंडलॉक देश है। यह भारत में इरिट्रिया, उत्तर पूर्व के जिबूती, पूर्व में सोमालिया, दक्षिण में केनिया, पश्चिम में दक्षिण सूडान और उत्तर पश्चिम में सूडान के साथ सीमा साझा करती है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 37 नंबर का प्रश्न है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये 1972 में पारित किया गया था। इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं हम। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संसद द्वारा पारित किया गया था। यह अधिनियम पर्यावरण और पारिस्थितिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए देश में जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों की प्रजातियों के संरक्षण का प्रावधान करती है। क्या करती है फ्रेंड्स? संरक्षण का प्रावधान करती है। ठीक है, आइए अब हम देखें 38 नंबर का प्रश्न। चलिए थोड़ा ऊपर चल जाए। हाँ, यहीं पे था। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में नाथुला दर्रा है? नाथुला उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। इसको मैंने अपने टाइम पे ना थोड़ा ट्रिक से याद किया था, नाथुला दर्रा। अभी मैं देखूंगी तो मुझे ट्रिक याद आ जाएगा, 1 मिनट। नाथुला दर्रा है आपको सिक्किम में। ठीक है, नाथुला दर्रा। नाथुला पूर्वी सिक्किम में स्थित एक पहाड़ी दर्रा है जो भारत और चीन के बीच व्यापार लिंक के रूप में कार्य करता है। नाथुला दर्रा सिक्किम। मैंने इसको याद किया था, मुझे याद नहीं आ रहा मैंने कौन सी ट्रिक से याद रखा था इसको। 39 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? ठीक है, सहारा रेगिस्तान, गोबी रेगिस्तान, थार रेगिस्तान, अटाकामा रेगिस्तान या फिर ऑप्शन नंबर ई। तो फटाफट से इसका सॉल्यूशन देखते हैं फ्रेंड्स। ये है कौन सा? इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई इसका सही है, क्योंकि सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? अंटार्कटिक ध्रुवीय रेगिस्तान। पृथ्वी पर 2 सबसे बड़े रेगिस्तान ध्रुवीय क्षेत्रों में है। अंटार्कटिक ध्रुवीय रेगिस्तान और अंटार्कटिका महाद्वीप को कवर करता है। ठीक है, और इसका आकार लगभग कितना है? 5.5 मिलियन वर्ग है। और दूसरा सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? आर्कटिक ध्रुवीय रेगिस्तान। यह अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और रूस के कुछ हिस्सों में फैला है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। 40वां नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम या फिर ऑप्शन नंबर ई। तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। सॉल्यूशन देखें, अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में किबिथु भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। कौन सा फ्रेंड्स? किबिथु जो है अरुणाचल प्रदेश में भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है, आप याद रखेंगे। और हम देखने वाले हैं 41 नंबर का प्रश्न, रेड क्लिफ लाइन किन 2 देशों के बीच में है? आपको बताना है रेड क्लिफ लाइन कौन से 2 देशों के बीच में है? भारत और चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, भूटान और भारत, भारत और पाकिस्तान या फिर ऑप्शन नंबर ई। तो ये जो है ना, भारत और पाकिस्तान के बीच में है रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा है। ठीक है, यह 17 अगस्त 1947 को अस्तित्व में आया। सीमा रेखा का नाम सर सिरिल रेडक्लिफ के नाम पर रखा गया, जिन्होंने इस रेखा को खींचा था। रेडक्लिफ लाइन गुजरात के कच्छ के रन से होते हुए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में जम्मू में अंतरराष्ट्रीय सीमा तक फैली हुई है। 2900 किलोमीटर लंबी सीमा पर केवल 5 क्रॉसिंग पॉइंट है। कितने क्रॉसिंग पॉइंट? 5 क्रॉसिंग पॉइंट। अब हम देखने वाले हैं 42 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य सागर के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? ठीक है, तो फ्रांस, स्पेन, लीबिया और तुर्की या फिर ऑप्शन नंबर ई। तो इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। क्यों? तो मैं वो पढ़ देती हूँ। सभी भूमध्य सागर के साथ सीमा साझा करते हैं फ्रेंड्स। 2 किलोमीटर 2 से 2.5 मिलियन किलोमीटर 2 के सतह क्षेत्रफल वाले 21 देश भूमध्य सागर के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। इस 21 देश को मैं देख लूं, यह देश आप भी देख लीजिए, अल्बानिया, अल्जीरिया, बेस्ट्रिया, ठीक है, और हर्जेगोविनिया, क्रोएशिया, साइप्रस, मिस्र, फ्रांस, ग्रीस,
इजराइल, इटली, लेबनान, लीबिया, माल्टा, मोनाको, मोंटेनेग्रो, मोरक्को, स्लोवेनिया, स्पेन, सीरिया, ट्यूनीशिया और तुर्की। ये हैं टोटल 21 कंट्रीज जो कि भूमध्य सागर के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं 43 नंबर का क्वेश्चन जो कि आपके सामने है आज का आपके स्क्रीन पर। बागमती सिंचाई परियोजना भारत के किस राज्य में है? तो ये भारत के बिहार राज्य में है फ्रेंड्स। ठीक है, इसका सॉल्यूशन हम देख लें। भारत के बिहार राज्य में है बागमती सिंचाई परियोजना, बिहार राज्य में है। परियोजना के तहत सीतामढ़ी जिले के रामनगर में एक बांध का निर्माण किया गया है और एक नहर प्रणाली का निर्माण किया गया है। इसके पानी का उपयोग सीतामढ़ी, शिवहर और मुजफ्फरपुर जिलों में सिंचाई के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखने वाले हैं 44 नंबर का प्रश्न आपके सामने है, आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर मलक्का जलडमरू मध्य से जुड़ा है? ठीक है, तो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर और अटलांटिक महासागर, या फिर ऑप्शन नंबर ई। तो आइए फटाफट से सॉल्यूशन देखें। तो ये जो है ना हिंद महासागर और प्रशांत महासागर है फ्रेंड्स। ठीक है, मलक्का जलडमरू मध्य अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है। किसको किसको जोड़ता है? अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। 45वां नंबर प्रश्न है ये। रोरिंग 40s, ठीक है, फ्यूरियस 50s और श्रीकिंग 60s किसके नाम है? ठीक है, तो महासागरीय धाराएं, समुद्री हवाएं, समुद्री तूफान या फिर अक्षांश, या फिर ऑप्शन नंबर ई। तो हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये क्या है? समुद्री हवाएं हैं फ्रेंड्स। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में इसकी तीव्रता के कारण तेज पश्चिमी हवाओं या पछुआ हवाओं को विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे कि रोरिंग 40s, द फ्यूरियस 50s और श्रीकिंग 60s। ये हवाएं दक्षिण गोलार्ध में चलती है आमतौर पर 40 से 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच। ये हवाएं उत्तरी गोलार्ध में भूमि के बड़े विस्तार के कारण अधिक जटिल है। दक्षिणी गोलार्ध में भूमि के कम विस्तार के कारण ये हवाएं अत्यधिक शक्तिशाली हो जाती है और तूफान में बदल जाती है। ये हवाएं बादल, आसमान, बारिश और ठंडे तापमान लाती है। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं 46 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, आपके स्क्रीन पर। भारत के संविधान के अनुसार न्यायिक समीक्षा की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय के पास, उच्च न्यायालय के पास, निचली अदालतों के पास, न्यायाधिकरण के पास, या फिर ऑप्शन नंबर ई। मेरी उम्मीद आप सबसे यही है कि आप सबको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता होगा। अगर आप सबको पता है तो फटाफट से आप लाइव चैट में आंसर बता दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है मैं जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको पता होगा इस प्रश्न का उत्तर। आइए फटाफट से देख लें हम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा, ए और बी दोनों के पास है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को भारतीय संविधान द्वारा न्यायिक समीक्षा के अभ्यास की शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति संविधान की मूल संरचना के अंतर्गत आती है। ठीक है, आप इस चीज को याद रखेंगे, संविधान की मूल संरचना के अंतर्गत आती है न्यायिक समीक्षा की शक्ति। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 47 नंबर का प्रश्न आपके सामने है, आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश का परिणाम है? मौलिक कर्तव्य, पंचायती राज संस्थान, लोक अदालतें, धन विधेयक से संबंधित प्रावधान, या फिर ऑप्शन नंबर डी। आई थिंक मौलिक कर्तव्य। चलिए देखते हैं। हाँ, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों का परिणाम है। 1976 में कांग्रेस पार्टी ने मौलिक कर्तव्य के बारे में सिफारिशें करने के लिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति की स्थापना की, जिसकी आवश्यकता आंतरिक आपातकाल 1975 टू 77 के संचालन के दौरान महसूस की गई। ठीक है, समिति ने संविधान में मौलिक कर्तव्यों पर एक अलग अध्याय शामिल करने की सिफारिश की। इसने इस बात पर जोर दिया कि नागरिकों को इस बात के प्रति जागरूक होना चाहिए कि अधिकारों के आनंद के अलावा उन्हें कुछ कर्तव्य को भी पालन करना होता है। ठीक है, केंद्र की कांग्रेस सरकार ने इस सिफारिशों को स्वीकार किया और 1976 में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम बनाया और इन्हें संविधान के भाग 4A में शामिल किया गया। मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया था? तो रूस के संविधान से प्रेरित था।
ठीक है, मूल रूप से 10 की संख्या में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से एक और कर्तव्य जोड़ा गया। सभी 11 कर्तव्यों को संविधान के अनुच्छेद 51 भाग 4 के ए में एकमात्र अनुच्छेद है ये, ठीक है, में सूचीबद्ध किया गया। हालांकि निदेशक सिद्धांतों की तरह मौलिक कर्तव्य की प्रकृति गैर न्यायिक है। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं 48 नंबर का प्रश्न। भारत के निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से कौन अविश्वास मत से पराजित हुआ थे। ठीक है, तो ये जो है ना, मोरारजी देसाई, विश्वनाथ प्रताप सिंह, HD देवगौड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी या फिर ऑप्शन नंबर ई। तो इसका सही जो आंसर है ना वो है ऑप्शन नंबर ई। सॉल्यूशन में बता दूं तो VP सिंह, HD देवगौड़ा और अटल बिहारी वाजपेयी अविश्वास प्रस्ताव के एक वोट से पराजित भारत के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 49। केंद्रीय सूचना आयोग CIC अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपता है? राष्ट्रपति को, संसद को, कार्मिक मंत्रालय को, गृह मंत्रालय को या फिर ऑप्शन नंबर ई। तो ये जो है ना फ्रेंड्स, कार्मिक मंत्रालय को सौंपता है। केंद्रीय सूचना आयोग इस अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन पर केंद्र सरकार के कार्मिक मंत्रालय को एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। केंद्र सरकार इस रिपोर्ट को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखती है। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं 50वां नंबर प्रश्न। ठीक है, 50वां नंबर प्रश्न आपके सामने है, आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा देश सरकार के एकात्मक रूप का अनुसरण करता है? संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, स्विट्जरलैंड, जापान या फिर ऑप्शन नंबर ई। तो आपको बता दें ये जो है ना, ये है आपका जापान। ठीक है, जो कि सरकार के एकात्मक रूप का अनुसरण करता है। आज का जो वीडियो है फ्रेंड्स, हमारा जो टेस्ट सीरीज 1 है पढ़म IAS का, उसमें मैंने 50 क्वेश्चन ही करवाए हैं, क्योंकि ये बिल्कुल एनालिसिस मोड में एनालाइज करके आपको करवाया गया है। अगर हम बस आंसर बताते तो शायद इसको हम लोग एक ही वीडियो में ख़त्म कर लेते, बट इसको क्योंकि एनालाइज करके पढ़ाया है और BPSC का ये टेस्ट सीरीज़ है, तो इसको हम एनालिसिस करके ही पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादातर फ़ायदा होगा। एक वर्ड में इसको पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं था, इसलिए मैंने इसको बिल्कुल एनालाइज करके बता दिया है, जो कि हमें PDF उपलब्ध हुआ है, उसमें सब कुछ बिल्कुल एनालाइज किया हुआ है, तो क्यों ना आपको वही मिले। और अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तो मैं आपको इस वीडियो का PDF भी अपने टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दूंगी। ये मतलब ये टेस्ट सीरीज 1 पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो आपको PDF भी मिल जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें 50 क्वेश्चन और करवाए जाएंगे। 150 क्वेश्चन है, 3 बार में ये खत्म हो जाएगा 50-50-50 करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।